Hello students, welcome back to your online classes. I'm your social study faculty, Anu Sharma. Today we are going to discuss chapter number 14, our industries, यानी हमारे उद्योग. स्टार्ट करते हैं. इस पूरे चैप्टर में हम अपने इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए हमें क्या क्या किन किन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है और कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज़ होती है और हम किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको वो क्लासीफाई करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. सबसे पहले इन्होंने कहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज फुलफिल मोस्ट ऑफ आवर नीड्स बट मैनी ऑफ दैम कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एज वी कैन नॉट यूज आयरन, कॉटन, वूल, व्हीट, लॉग और वुड्स डायरेक्टली. यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, यानी जितने भी प्रकार प्राकृतिक संसाधन हैं वो बहुत हद तक हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं बट लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो डायरेक्टली हमारे नीड्स को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, फुलफिल नहीं कर सकते हैं. जैसे आयरन है, ठीक है, लोहा है. हम मतलब जो लोहा नेचुरली हमें मिलता है, क्या हम उसे यूज़ कर पाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है. कॉटन मतलब रुई, क्या कपास, जो कपास होता है, अगर हम उसमें कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग ना करें तो हम क्या कपास को या रुई को डायरेक्टली पहन पाएंगे? पॉसिबल नहीं है. वूल्स हैं, वूल मतलब ऊन होता है जो भेड़ों से, यानी जो ऊन है वो रेशों से बनते हैं या फिर भेड़ों के बाल से बनते हैं. तो क्या हम उन्हें डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है. वीट हो गया, गेहूं हो गए, गेहूं के दाने, यानी अगर हमें रोटी खानी है तो हमें गेहूं को क्या करना पड़ता है? पीसना पड़ता है ना, तभी हम रोटी खा सकते हैं. इसलिए तो वीट को भी हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. लकड़ी के टुकड़े हैं, ठीक है, यानी अगर हमें फर्नीचर चाहिए तो मतलब जो पेड़ से जो लकड़ी हमने मिली है या हम लेकर आए, उसे क्या करना पड़ेगा? हमें उस पर कुछ काम करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसे फर्नीचर बना सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं. तो बोलने का मतलब ये है कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हमें उसमें क्या करना पड़ता है? मॉडिफिकेशन करना पड़ता है. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिन्हें हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की हमें ज़रूरत होती है उन्हें हम रॉ मटेरियल कहते हैं. ठीक है जी. और ये जो रॉ मटेरियल है, जो उनका यूज़ जो है वो फिनिश गुड बनाने के लिए किया जाता है, यानी तैयार माल बनाने के लिए किया जाता है. जैसे कि यूटेंसिल्स हैं, यानी बर्तन हैं, कपड़े हैं, शॉल, ब्रेड, फर्नीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें, यानी क्लॉथ, सॉल्स, ब्रेड, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, ये सारे के सारे क्या है? हमारे फिनिश गुड है. फिनिश गुड का मतलब क्या होता है? तैयार चीज़ें. तैयार चीज़ें मतलब कि जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? जो रेडी टू यूज़ हैं, ठीक है, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल आर फॉर्म्ड इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट बाय एन इंडस्ट्री. कह रहे कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन है या जो रॉ मटेरियल है उन्हें यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्हें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, जो कि हम कहाँ करते हैं? इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, अपने उद्योगों में करते हैं. यानी जितने भी उद्योग हैं उनके द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज को क्या किया जाता है? यूजफुल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है. हमारे देश में बहुत सारे टाइप्स की क्या है? इंडस्ट्रीज़ हैं. आगे हम पढ़ते हैं कि क्या किन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री को लगाने के लिए, यानी किसी भी वस्तु को बनाने के लिए कौन कौन से ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो फैक्ट्रीज लगाने के लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले तो हम बात करें, हमें अगर हमें फैक्ट्री लगानी है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें रॉ मटेरियल का ध्यान रखना चाहिए कि रॉ मटेरियल हो. दूसरा, मशीनरी का, मशीन होनी चाहिए. तीसरा, पावर, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए जिससे मशीनें चलेंगी. ठीक है. चौथा, लेबर्स होने चाहिए. ठीक है, जो क्या करेंगे? जो उन नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड में. उसके बाद मनी होना चाहिए या कैपिटल होना चाहिए. ठीक है, इन सब के कॉम्बिनेशन मतलब इन सब कॉम्बिनेशन के साथ ही हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु की इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर सकते हैं या इंडस्ट्री लगा सकते हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया, टू सेटअप एन इंडस्ट्री सर्टेन थिंग आर नीडेड सच एज रॉ मटेरियल, मशीन्स, लेबर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. कह कि अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो अगर रॉ मटेरियल की बात करें,
मतलब रॉ मटेरियल चाहिए, हमें मशीन्स चाहिए, हमें पावर चाहिए, लेबर चाहिए, फाइनेंस यानी पैसा चाहिए, ट्रांसपोर्ट यानी यातायात, यानी फिनिश गुड को क्या किया जा सके, मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो और जिससे हम तैयार गुड को कहाँ तक पहुँचा सकें, मार्केट तक पहुँचा सकें। तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। द बेसिक कमोडिटी यूज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आर कॉल्ड द रॉ मटेरियल, यानी कि जो सबसे बेसिक कमोडिटी होती है वो क्या होती है रॉ मटेरियल होती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग की ही मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, उत्पादन करना। ठीक है, उत्पादन करने के लिए जो सबसे बेसिक वस्तु की ज़रूरत होती है वो कच्चे माल की ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल को कच्चा माल कहा जाता है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमें क्या करना है, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या है कपड़ा उद्योग। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा उद्योग। अगर हमें कपड़ा उद्योग लगाना है तो हमें क्या चाहिए, हमें कॉटन की ज़रूरत होगी। पहले हम कॉटन को कपड़े में चेंज करेंगे तभी तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा पाएंगे। तो बोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडस्ट्री, अगर हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी है तो हमें कॉटन एज अ रॉ मटेरियल चाहिए होगा। या अगर हमें शुगर इंडस्ट्री लगानी है यानी चीनी मिल लगानी है तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें शुगर केन चाहिए होगा एज अ रॉ मटेरियल। इसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, हमें मशीन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं या उन्हें चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कॉटन बॉल्स, यानी जो कपास होता है उसे प्रोसेस किया जाता है मतलब मशीनों के माध्यम से उन्हें प्रोसेस किया जाता है और फिर उनसे कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट वो क्या है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी। अब जो पावर है वो क्यों ज़रूरी होती है, तो ये जो मशीनें हैं इनको चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, पावर की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद ये कह रही है कि पावर कैन बी प्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। अब जो ये पावर है यानी जो बिजली है वो अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है। बिजली जो है वो थर्मल पावर, यानी थर्मल पावर इज प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, गैस और ऑयल। अगर क्या किया जा रहा है, थर्मल पावर से बिजली बनाई जा रही है तो उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, कोयले का यूज़ करते हैं, गैस का यूज़ करते हैं, ऑयल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर इज प्रोड्यूस इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसी तरीके से अगर हम न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर का प्रोडक्शन से भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरी बात है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी होती है। बोलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है थर्मल पावर, जिसमें हम कोयला, गैस और ऑयल की मदद से क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है न्यूक्लियर पावर, जिसमें न्यूक्लियर जो है एटम्स होते हैं जिनके फ्यूजन से, जिनको तोड़कर जिनके टूटने पर और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो बहते हुए पानी की जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है उसे किस में चेंज कर लिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में चेंज कर लिया जाता है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं। अब जो चौथा फैक्टर है जो हमें इंडस्ट्री के लिए चाहिए होता है वो होता है लेबर। ठीक है, अब ये जो लेबर है वो कौन कौन होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, मैनेजर है, वर्कर है। ये सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को रन करते हैं। दे थिंक, प्लान, डिज़ाइन, फाइनली मेक अ प्रोडक्ट। वो ये सारे लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, डिज़ाइन करते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं कि प्रोडक्ट होगा तो कैसा होगा, और तीसरा फिर क्या किया जाता है, फाइनली उन्हें क्या किया जाता है, उनका उत्पादन शुरू किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है इंडस्ट्री के लिए वो क्या है, मनी। ठीक है, यानी पूरी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है बहुत सारे, मतलब अगर हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है तो भी हमें पैसा चाहिए, मशीनरी परचेज करनी है तो भी पैसा चाहिए, वर्कर्स जो हैं जो हमारे पास काम कर रहे हैं उनको सैलरी देनी है तो भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो मनी या फिर कैपिटल, ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट।
ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि फैक्ट्रीज़ में हमने अपना प्रोडक्ट तो तैयार कर लिया, लेकिन जब तक हम उसे सेल नहीं करेंगे तब तक हमारे पास क्या नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, रिवेन्यू नहीं आएगा, और हम प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमने माल तैयार किया है, यानी जो भी हमें फिनिश गुड तैयार किया है, उन्हें एक गंतव्य तक यानी एक पॉइंट तक हमें पहुंचाना होता है, या एक मार्केट तक पहुंचाना होता है, जहां से जो हमारा तैयार माल है वो कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता तक पहुंच सके, यानी आप तक पहुंच सके। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेड है, ठीक है, आप लोग सुबह सुबह ब्रेड खाते हो ना चाय के साथ। तो जो ब्रेड है वो कहाँ बनती है, फैक्ट्रीज़ में बनती है। ठीक है। अब सारी चीज़ें तो हो गई, फैक्ट्री वाले ने मतलब जो ब्रिटानिया फैक्ट्री वाला है उसने क्या करा, ब्रेड तो बना दिया। अगर वो उस ब्रेड को अगर आप तक पहुँचाएगा नहीं, आपकी दुकानों तक नहीं पहुँचाएगा, तो क्या आप ब्रेड खा पाओगे? पॉसिबल है? इज़ इट पॉसिबल? नो ना। मतलब फैक्ट्री से दुकानों तक जब जो माल पहुंचाना है हमें, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी जो यातायात है या जो ट्रांसपोर्ट है, ये भी इंडस्ट्री के स्टेबलाइजेशन में क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अब कैसे करता है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बिना फिनिश गुड के मार्केट तक पहुंचाए क्या नहीं हो सकता, हमारी ये जो प्रोडक्शन लाइन है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। इसीलिए हमें ट्रांसपोर्ट की भी क्या होती है, बहुत ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज। अब भाई जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज की होती है। अब इन्हें कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ को उनके टेक्नोलॉजी के बेसिस पर अलग किया जाता है, नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पर अलग किया जाता है। अब अगर हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पर और नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पर अगर हम इंडस्ट्रीज़ को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो 3 तरीके की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। एक होती है कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और तीसरी होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अभी कॉटेज इंडस्ट्री होती क्या है, सच इंडस्ट्रीज आर सेटअप बाय पीपल इन देयर ओन होम्स। कह रहे कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो लोगों द्वारा अपने घर पे ही बनाई जाती हैं, जिसमें कुछ ही यानी थोड़े वर्कर्स काम करते हैं, 10-15 वर्कर्स काम करते हैं। वर्कर्स यूज़ वेरी स्मॉल टूल्स एंड रॉ मटेरियल टू मेक गुड्स। और जो वहाँ पर जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो बहुत साधारण औजारों का प्रयोग करके और कम रॉ मटेरियल का यूज़ करके माल को तैयार करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री जो है जो कॉटेज इंडस्ट्री में साधारण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, साधारण औजारों का प्रयोग किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। जो पीपल होते हैं यानी पीपल वर्किंग हेयर आर ऑफन क्वाइट स्किल। कह रहे कि जो इन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले जो पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कुशल भी नहीं होते हैं, स्किल्ड भी नहीं होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कैंडल बनाने की जो इंडस्ट्री है, या बास्केट बनाने की इंडस्ट्री है, यानी कैंडल मतलब मोमबत्ती, और बास्केट यानी टोकरी बनाने की इंडस्ट्री है, बिस्किट है, जैम है, अचार है, पापड़ है। ठीक है। या एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है, ये शॉल है, साड़ीज़ हैं, हैंडमेड टॉयज़ हैं। इन सबको बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये किसका एग्जाम्पल है, वो ये सारे के सारे जो हैं कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल होते हैं। आगे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। Small scale industries use simple and small machines and employ more people than cottage industry। अभी जो small scale industry होती है ये बहुत साधारण होती है, बहुत छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग करती है, लेकिन इसमें जो काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनकी संख्या कॉटेज इंडस्ट्री से क्या होती है, ज़्यादा होती है। These industry makes a product like electrical items, utensils, furniture, handloom, clothes, garment, automobile parts, etc. etc. कह रहे कि ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अक्सर इनमें एक ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जितने भी ये बिजली से संबंधित प्रोडक्ट होते हैं वो बनाए जाते हैं। बर्तन बनाना, फर्नीचर बनाना, या हैंडलूम क्लोथ्स बनाना, कपड़े बनाना। ठीक है। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाना, सोप्स बनाना, या शैम्पू बनाना, ये सारे के सारे जो है ये सारे की सारी इंडस्ट्री किस स्केल में आती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती है। इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री।
अभी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं? एज अ नेम सजेस्ट देयर आर अ वेरी लार्ज इंडस्ट्री, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये क्या है, ये बड़े पैमाने पर और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल काम करते हैं, यानी बहुत बड़े स्तर पर जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का के प्रयोग से प्रोडक्शन किया जाता है और बड़ी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्हें अक्सर बड़ी सिटीज़ के पास में लगाया जाता है, बड़ी सिटीज़ के पास में लगाया जाता है, बिकॉज दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पावर टू रन द मशीन, क्योंकि इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, इसीलिए इन्हें क्या किया जाता है शहरों के पास लगाया जाता है। और साथ ही साथ एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी ज़रूरत होती है, ताकि आराम से रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाया जा सके और फिनिश गुड को मार्केट तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर।